हेलो एवरीवन, मेरा नाम रूपाली है। मैं एक साइकेट्रिक नर्स हूँ। आज हम मिस्टर अनिल की बहन के साथ बैठे हैं जो यहाँ पे एडमिट हैं। तो हाँ जी, आपको क्या जानकारी चाहिए? आप नमस्कार मैम, मेरा नाम ज्योति है। जैसे आपने बताया, मैं अनिल भैया के साथ आई हूँ। तो मुझे एक्चुअली कुछ टाइम से इनके कुछ व्यवहार में, कुछ चीज़ों में, इनके मूड वगैरह में काफ़ी कुछ एकदम ड्रास्टिक सा चेंज दिख रहा था। तो उसी को लेकर मैं एक्चुअली यहाँ पे आपसे बात करने बैठी हूँ। जैसे कि एकदम ही बहुत खुश रहना, जो कि हमें शुरू शुरू में तो अच्छा लगा कि ये खुश रहते हैं। बहुत काम में बहुत तेज़ी आ गई थी इनके, तो ये सब तो हमें अच्छा लग रहा था। बट वो इतनी बढ़ गई है कि इनकी नींद ख़त्म हो गई, बिल्कुल नींद नहीं आना बिल्कुल, और ना सोकर भी वो बिल्कुल ही और एनर्जी रहती है इनमें, इतनी सारी फुर्ती रहती है इतनी। ये आपने कब से मतलब ऐसा नोटिस किया है कि इनको ये ऐसे इनके व्यवहार में ऐसे बदलाव आया है? ये आपने कब से ऐसे? ये कुछ 3 महीना हो गया मैम। हाँ जी, तो ऐसे 3 महीने से ये ऐसे ही हैं? हाँ जी, वो बड़ा ही है। मतलब जैसे शुरू-शुरू में बता रही थी आपको कि इनकी नींद कम हो गई थी, जैसे 3 घंटे की नींद हो गई, 2.5 घंटे की नींद हो गई। 3 घंटे से ज़्यादा तो रात को सोते ही नहीं थे और दिन में भी नहीं सोते थे। और अब जैसे कल परसों के मैं बताऊँ, ये बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। उसके बाद भी सुबह बिल्कुल बहुत फुर्ती में रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे काम में तेज़ी, इनको ये भी करना है, इनको वो काम भी करना है, इनको हर कमरे में घूम के सबको देखना है कि कौन क्या कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो जब ये इतना ज़्यादा हो गया तो हमें भी थोड़ी टेंशन हुई कि ये इतना ज़्यादा खुश क्यों है। कोई बात नहीं है, लेकिन इनको बहुत हंसी आती है या बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं बिना कुछ बात के भी। तो ये जैसे थोड़ा हमें गॉट अस वरीड इन अ वे। जी जी, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं और मैं आज ही मिस्टर अनिल जी से मिलकर भी आई हूँ। हमने उनसे बात भी करी है जी और हमने कुछ जांच भी करी है, जैसे कि हिस्ट्री टेकिंग होता है, एक एमएससी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी होता है। इनके देहात पे अच्छा। हमने ये जाना है कि उनको, और कुछ उनके ऐसे सिम्टम्स जो आप बता रहे हो, हाँ जी इनके हाँ पे जी। हमने देखा है कि उनको मेनिया है। मेनिया। हाँ जी। ये मेनिया क्या होता है मैम? मेनिया एक मानसिक रोग है जो कि जब पेशेंट का जो मूड होता है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हम उसको मेनिया बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में ही हम बोल सके। अगर पेशेंट एक दिन में ही बहुत ज़्यादा खुश है तो हम उसको तभी मेनिया बोलते नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक हफ्ते से ज़्यादा, अगर एक हफ्ते 2 हफ्ते के आसपास में ही कुछ हो, तभी हम उसको मेनिया बोलते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा खुशी रहता है तो वो बहुत अच्छे अच्छे काम करेगा। अगर वो कुछ अपने नॉर्मल काम भी कर रहा है और वो एकदम से उसको अच्छा नहीं लगा, तो वो एकदम से चिड़चिड़ा भी हो जाएगा, जिसमें वो सामान उठा के भी फेंक देगा जी और वो कुछ ऐसे भी काम करेगा जो कि आपने कभी ना भी देखा हो। जी तो आपने भी अगर ऐसा देखा हो, आप बता बिल्कुल सकते हो। हाँ जी। मैम, जैसे आप बता रहे हैं वैसे काफ़ी चीज़ें, जैसे अगर 3 महीने से पहले की बात मैं बताऊं तो ये बहुत शांत स्वभाव के हाँ हैं। जी। ये ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। इनको जैसे घर में भी कोई मेहमान आ जाते हैं तो इनसे नमस्ते के आगे वो कुछ बात करते नहीं है, बिल्कुल चुप चुप रहते हैं, हाँ जी। अपने आप में रहते हैं। इनका जिम है, वो वहाँ जाते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, अपनी ट्रेनिंग देते हैं और वापस घर आते हैं। इनको अगर हम पैसे भी देंगे, 10,000 अपने पास रख लो या 2,000 भी रख लो, ये कहते हैं कि मेरे को कोई काम ही नहीं है पैसों का। हाँ तो जी। ये ऐसा है, तो इनका व्यवहार पहले होता था, अब बिल्कुल ही इन सब के बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गए हैं, इसलिए हमें थोड़ा ऐसा लगा। पर आप जैसे बता रहे हैं 2 हफ्ते, हाँ दो जी। हफ्ते तक तो हमें समझ ही नहीं आया था कि इनको ऐसा जैसा कोई बीमारी भी होगी। हम तो खुश थे, बल्कि ये इतना खुश रह रहे हैं, इतने काम में फुर्ती आ गई है, ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आप मतलब मेनिया कैसे बोल रहे हैं मैम? जैसे हमें तो 2 हफ्ते में समझ ही नहीं आया था। हाँ जी, ये एक ना स्टैंडर्ड टूल होता है, जैसे कि इसका नाम होता है यंग्स मेनिया रेटिंग स्केल। इसके अच्छा। देहात पे, और जो लक्षण आप बता रहे हो और जो लक्षण उसमें लिखे हुए हैं, उसी के बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को मेनिया है। तो इसमें ये चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि मैंने इनको बताया कि ये बहुत खुश रहते हाँ हैं जी। और बहुत ज़्यादा फुर्ती आ जाती है, ये भी ये हो जाता बहुत है। ज़्यादा खुश भी रहेंगे पहले से, जो अपना दिनचर्या वाले काम कर रहे होंगे ये और भी ज़्यादा अधिक, मतलब बहुत ज़्यादा करने हाँ लगेंगे। जी हम जैसे नॉर्मल तैयार होते हैं ये उससे ज़्यादा तैयार होने लगेंगे। और जैसे हाँ हम जी हाँ खर्चे जी करते हैं, हम 10 रुपए की चीज़ है तो हम 10 रुपए की लेके आएंगे, पर वो 100 रुपए की या हाँ जी 1000 रुपए की लेकर आएंगे। खर्चे के बात से याद आया मैम, ये पिछले हफ्ते जाके जैसे इनको इनके लिए सामान कपड़े हो, वो मेरी भाभी लेकर आती हैं। ये अपने लिए कपड़े नहीं खरीदने जाते, लेकिन अभी पिछले हफ्ते गए हैं, 15,000 के सिर्फ जूते लाए हैं। हाँ जी।
तो ये हमें इतनी तो कमाई नहीं होती जितना वो खर्च करके आ गए हैं, और जबकि वो जो अपने कपड़े तक नहीं खरीदने जाते खुद से। तो ये भी एक लक्षण मेनिया का ही है। इन्हीं के देहात पे ये हमने सारे उनका चेक किया है, हमने उनके सिम्टम्स देखे हैं, लक्षण देखे हैं, तभी हमने बताया है कि ये इनको मेनिया है। अच्छा, तो और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं मैडम जैसे कि इसके? आपने खुद बताया कि ये बहुत ज़्यादा खर्चा करने लग गए हाँ हैं जी। और ये खुद पे ध्यान भी नहीं देते हैं। अगर ये खुद का ध्यान देते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब जो मौसम है उसके हिसाब से ये कपड़े भी नहीं पहनते हैं, पहनते तो बहुत चटक के कपड़े पहनते हैं। और होता है कि ये काम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। एक काम पूरा ना करके वो दूसरे काम पे चले जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो कोई भी एक काम को पूरा नहीं करते हैं। और अगर आपने ऐसा देखा होगा तो कि वो अगर बात करेंगे, जैसे वो पहले बात करते थे और वो अब बात करेंगे, तो उनकी बात करने की जो गति है वो बढ़ गई होगी, और हाँ उनका जी, हाँ और जी। वो बहुत जोर से बात करते होंगे। मतलब जो हम नॉर्मल बात करते हैं, जैसे भी हम बहुत बात ऊंची कर रहे आवाज हैं, में, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो वो बहुत ऊंची आवाज में बात करेंगे। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनका ऐसा भी होता है कि अगर वो आप उनसे कोई भी बात कर रहे हो तो उनके जो विचार हैं वो एक बात से दूसरी बात पे बहुत जल्दी चले जाते हैं। जैसे कि हाँ अगर जी। आप उनसे कोई बात करो कि मुझे ये मूवी पसंद है, तो वो क्या बोलेंगे, मुझे भी पसंद है, मैं अपनी मम्मी के साथ देखूंगा, मेरी मम्मी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार हाँ करती जी, है। हाँ जी, बहुत। हाँ हम जी। हम अपने विचार प्रकट करें इससे पहले तो वो अपना टॉपिक ही चेंज कर देते हैं। हाँ उनके जी। पास नए नए टॉपिक बहुत जल्दी जल्दी दिमाग में आते रहते हैं, पता नहीं ख्याल ऐसे कि हम एक बात कर ही रहे होंगे, इतने में वो अपना दूसरी बात शुरू कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये भी एक लक्षण है कि उनके जो विचार हैं, जो उनके वो जो सोच रहे हैं, वो बहुत जल्दी-जल्दी, उनकी जो बातें हैं वो एक से दूसरी पे बहुत जल्दी चली जाती है। जैसे कि अगर आप कुछ काम कर रहे होंगे, पेशेंट कुछ काम कर रहे होंगे, साइड से अगर हल्की-सी भी आवाज़ होएगी तो अपना काम छोड़ के उस आवाज़ की तरफ देखने लग जाएँगे, या कुछ भी एक छोटी-सी मूवमेंट होगी तो वो अपना काम छोड़ के उसमें देखने लग जाएँगे। मतलब वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे अपने काम से। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, एक ये भी है इसका लक्षण। ये तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि हम मतलब जो कि हम बता सकते हैं कि अगर इनमें से कोई भी लक्षण 3 या 3 से ज़्यादा लक्षण दिख रहे हैं और 1 हफ्ते से ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम मेनिया बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि आपने खुद बताया कि वो पैसे ज़्यादा खर्च करने लग गए जी, हैं, जी, जी। और वो मतलब बिना बताए कहीं पर भी चले जाते हैं वो, और किसी से अच्छे से मिलते नहीं हैं, बस जी। देखकर और आ जाते हैं। इसका मतलब यही है कि वो अपना काम बहुत जल्दी-जल्दी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ और जी। वो सोते कम है, अगर वो कम भी सोएंगे या सोएंगे नहीं तो भी उनकी एनर्जी पूरी हाई रहेगी। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल हमारी मैम। एनर्जी, हम अगर अपनी पूरी नींद नहीं लेते, 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, तो हमें बहुत थकान सा लगता है। लेकिन वो अगर 1 घंटा भी सोएंगे पूरे 24 घंटे में, तो भी उनकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी। अच्छा मैम। और इनका होता है कि अगर कोई उनको निर्णय लेना है, कोई उनको डिसीजन लेना है, तो वो करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो जो काम कर रहे हैं उसमें वो इतने मशरूफ रहते हैं, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो जो उनको करेक्ट डिसीजन लेना होता है वो नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल। तो उनका जो जजमेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और इनका होता है कि अगर वो बात करेंगे तो वो कुछ ऐसे शब्द यूज़ करेंगे जो एक दूसरे से मिलते होंगे। जैसे कि मैंने ये खाया था, मैं वहाँ गया था, मैं सोया था। मतलब उनके जो शब्द होंगे वो एक ना पोयम की तरह हो जाएंगे। वो कुछ बात करेंगे तो वो एक पोयम की तरह बात करने लग जाएंगे, वो मतलब गुनगुनाने से लग जाएंगे, वो नॉर्मल बात अच्छा, नहीं अच्छा। करेंगे। और जैसे कि बताया, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं वो, मतलब बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा जल्दी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। अगर उनको कुछ काम पसंद नहीं आएगा तो वो बहुत जल्दी चिड़चिड़े भी हो जाएंगे, जिसमें वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी, जी, जी। तो ये सारे कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि हमें मीनिया पेशेंट में दिखने को मिलते हैं। और जैसे कि आप खुद भी बता रहे हो कि आपके भाई में भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो मैम, जैसे आपने बताया कि आप कोई स्केल बता रही थी, मेनिया का स्केल है कोई, तो इन सब के अलावा कोई और टेस्ट है मैम? जैसे कोई एमआरआई सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं इसके लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। यही जो स्केल हैं जो मैंने बताया, जैसे हिस्ट्री टेकिंग हो गया, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हो गया, यंग्स मेनिया रेटिंग स्केल हो गया, और जो सिम्टम्स, जो लक्षण है, इन्हीं के देहात पे हम पेशेंट का बता सकते हैं कि वो मानसिक रोगी कौन सा है। अच्छा, तो इसके मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे भाई को ही क्यों, मतलब इनको ही क्यों ऐसा हो रहा है? ये किसी को भी हो सकता है। इनके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि जो हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, उनके उतार चढ़ाव की वजह से ही मानसिक रोग होते हैं। जैसे कि सीरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसके बढ़ने से
मेनिया होता है। इसलिए सीरोटोनिन जो केमिकल होता है उसको हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लग जाएगा। अच्छा। जैसे कि खुद आपके भाई मिस्टर अनिल में भी हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गए हैं। वो पहले जैसे चुप रहा करते थे, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, अब वो सबसे बात करने लग गए हैं। जी जी। तो इस सीरोटोनिन की वजह से ही जो मेनिया है वो होता है। दूसरा कारण ये भी है कि जेनेटिक, अगर परिवार में किसी भी एक व्यक्ति को कोई भी मानसिक रोग हो तो अगले आने वाली पीढ़ी को कोई भी मानसिक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सेकंड जो कॉज है वो होता है जेनेटिक। जेनेटिक में क्या होता है, अगर परिवार में किसी भी एक सदस्य को कोई भी मानसिक रोग हो तो जो आने वाली पीढ़ी है उसमें भी मानसिक रोग होने की संभावना होती है। जैसे कि अच्छा अच्छा। हाँ, ये अगर मेरे मामा जी को जैसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, तो इससे भी मेरे भाई में या मेरे में भी ऐसे संभावना बढ़ जाती है इससे? हाँ जी, बिल्कुल, जैसे बता रही हूँ मैं आपको, जैसे आपके मामा को है, मामा को डिप्रेशन है, तो ज़रूरी नहीं है जो आने वाली पीढ़ी है उसमें डिप्रेशन ही हो, उसमें कोई और मानसिक रोग होने की भी संभावना है। जैसे उनको, अनिल जी को है या फिर उनको होने वाले बच्चे जो भी हों, उनको भी मानसिक रोग होने की संभावना हो सकती है। अच्छा। तीसरा होता है इसके अंदर जो भी हमारे सामाजिक और जो भी मानसिक कारण हैं, जैसे कि बच्चे के अगर विकास के समय उसके परिवार में अगर कोई भी उनके मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं या फिर गाली गलौज कर रहे हैं, इसकी वजह से भी जो बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से उसको आगे मानसिक रोग होने की संभावना अधिक हो सकती है। और इसमें अगर किसी भी इंसान ने अपना कोई ऐसे प्रिय, सज्जन प्रिय लोग को किसी की कोई मृत्यु हो गई है, उनको छोड़ के चले गए हैं, वो उस समय को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट उस समय पे क्या करता है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आगे मेनिया होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से मेनिया होने की संभावना, हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को मेनिया है या मेनिया होने की संभावना हो सकती है। अच्छा मैम। मैम एक्चुअली जैसे हम छोटे थे तो मेरे फादर जो हैं वो शराब ज़्यादा पीते थे, और वो थे भी मिलिट्री में। तो जब भी छुट्टी से आते थे तो 20-25 दिन तो घर पे होते थे, तो वो रोज़ पीते थे और रोज़ मम्मी को मारते थे वो। और जब मम्मी को वो मारते थे तो भैया को बुरा लगता था, मैं तो बहुत छोटी थी तब। तो भैया अगर रोकने जाते थे तो भैया की भी बहुत पिटाई होती थी। तो ये ऐसा नहीं है कि 1-2 बारी का है, वो 20-25 दिन रोज़ होता था। और वो जब छुट्टी से जब वापस जाते थे तभी मेरे भैया को थोड़ा अच्छा लगता था। जब भी वो छुट्टी के लिए आते थे तो वो एकदम गुमसुम हो जाते थे। तो इसका भी कोई हाँ जी, हो यही सकता है कारण अभी रिलेशन? जो मैंने बताया आपको कि अगर उनके बचपन, जो भी बच्चे हैं उनके विकास के समय में अगर ऐसा कोई भी दुर्घटना हो रही हो कि वो देखकर डर रहे हो, जो किसी जी से जी नहीं जी। बता सकते, वो भी क्या होता है, वो सारे विचार उनके अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनको मानसिक रोग होने की संभावना होती है। अच्छा हाँ, अच्छा। और इसके और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं मैम? इसका अग आप क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि आपने जो भी अभी लक्षण बताए उसके अलावा आपको कोई और लक्षण ऐसा दिखा हो जो बहुत अजीब हो, जो आपने कभी उनके अंदर ना देखा हो? मैम एक तो मैंने जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा खर्चा करने लगे हैं। हाँ जी। और खर्चा तो मैंने जैसे बताया 15,000 के जूते लेकर आए। इसके अलावा मंदिर हम जाते थे, इन मंदिर इनको ले जाते थे ज़बरदस्ती कि शायद पूजा पाठ में थोड़ा मन लगेगा तो अच्छा लगेगा। बट इनकी तो अलग ही रूम के अंदर अपनी पूजा पाठ अलग चलती है, मंदिर नहीं जाते। मंदिर ले जाएंगे तो मंदिर के बाद जितने भिखारी बैठेंगे उनको कभी 500 का की पत्ती पकड़ा दी, 2,000 का नोट पकड़ा दिया। ऐसे पैसा खुला बर्बाद कर रहे हैं लिटरली। और इसके अलावा महंगी महंगी चीज़ें खरीदनी, जहाँ पर हम वैसे थोड़ा मोल लगा लेते हैं, थोड़ा रेट लगा लेते हैं। अगर वो 50 रुपये मांगेगा सब्जी वाला तो उसको 150 रुपये दे के आ जाएंगे, 200 रुपये दे के आ जाएंगे। तो इसके अलावा और क्या लक्षण आपने ऐसे देखे होंगे जो पहले नहीं थे या अब बहुत ज़्यादा ही इसमें बदलाव आया हो? मैम एक तो मैंने इनका खर्चीले होने का जो बताया, उससे तो मैं सबसे ज़्यादा घर में सबसे ज़्यादा परेशान है कि 15,000 के जूते जो मैंने बताया। उसके अलावा मंदिर भी जाके भिखारियों को जैसे हम 10 रुपये दे देते हैं, 15 रुपये दे देते हैं, ये 500-500 के नोट दे देंगे, 2,000 के नोट दे देंगे। सब्जी वाले के पास जाके सब्जी लेकर नहीं आएंगे, लेकिन उसके हाथ में पैसे पकड़ा के चले जाएंगे। एक तो ये खर्चीले का। दूसरा है रास्ते में जिसे हम नहीं भी जानते, पहले तो किसी से बात करते नहीं थे, अब रास्ते में जिसको नहीं भी जानते उनसे भी मिलके पता नहीं अपना फ़ोन नंबर देने लग जाएंगे, बोलेंगे मेरे से बात कर लेना, आपको कोई दिक्कत है तो मैं ठीक कर दूंगा। मतलब हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या ठीक कर देगा, लेकिन इसको ये है कि मैं
सबको कोई भी बीमारी आपको मैं ठीक कर सकता हूँ, मेरी शिव जी से कनेक्शन है मेरा, और मैं जो चाहे आपको कुछ चाहिए तो मतलब मैं दे सकता हूँ। खुद की नौकरी इसकी 15,000 की है नहीं, लेकिन ये बात करता है कि करोड़ों के बिजनेस की, कि मैं करोड़ों का बिजनेस चलाऊंगा अपना, मेरा बिजनेस चल पड़ने वाला है बहुत जल्दी, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मैं मतलब किसी को अगर मैं चाहूँ तो मैं ख़त्म कर सकता हूँ, किसी को मैं बना सकता हूँ। ये ऐसी ऐसी ऊटपटांग बातें करता है। इसको जैसे हम बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता थोड़ी है, पर इसको कैसा कितना भी समझा लो ये नहीं समझता है। हाँ जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है मेनिया का, जिसको हम डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी बोलते हैं। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, हाँ जी, ये डेल्यूजन क्या होता है मैम? डिल्यूजन एक फॉल्स फिक्स बिलीव होता है, एक ये ऐसी समझ हो जाती है पेशेंट की जो उसके लिए ठीक होती है पर वो नहीं होती। हम पेशेंट को कितना ही समझाने की कोशिश करेंगे पर वो नहीं मानते हैं। जैसे आप खुद बता रहे हो कि उनको ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत ताकत है, बहुत पैसा है, हाँ कि वो बहुत जी, करोड़ों के हाँ बिजनेस जी, कर हाँ जी। लेंगे, लेकिन पर उनके पास नहीं है। तो हम उनको अगर कितना भी समझाए पर वो नहीं समझेंगे। वो उस चीज में आ नहीं चुके हैं कि मेरे मानता। पास पैसे हैं और मैं इतने करोड़ों का बिजनेस कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेन सिम्टम होता है हमारे मेनिया का। ठीक है मैम। मैम जैसे कल हम इनको लाए थे तो थोड़ा ये वायलेंट ही हो रहे थे, मतलब इस मूड में थे कि मार ही देंगे किसी को। तो हमने देखा आप लोग काफ़ी लोग तो पकड़ के उनको सेटल करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में हमने बांध दिया था उनको। तो अगर जैसे घर में होते तो घर में भी हम बांध दें इनको, या मतलब ज़रूरी होता है ऐसा करना, या ये आपकी पॉलिसी में है कि पेशेंट आता है तो बांधना ही है? नहीं, जैसे आपने खुद बताया, जब आप यहाँ पे उनको लेकर आए थे तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, मारपीट के लिए चीज़ें भी उठा के फेंक रहे थे। तो ये इसको हम रिस्ट्रेन बोलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। इसमें आपको याद होगा हमने आपसे कंसेंट पे साइन भी लिया था, आपको हाँ जी, हाँ बताया भी जी, था हाँ कि जी। इनका जो भी व्यवहार है ये बहुत गुस्से में है, ये अभी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये खुद को भी पहुंचा सकते हैं, आपको भी या हम सबको भी। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को हम सिर्फ 20 मिनट के लिए हाथ पे बांध कर उसको रख सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा शांत हो जाए। इसको हम फिजिकल रिस्ट्रेन बोलते हैं। और हम इसमें पेशेंट को इंजेक्शन भी देते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा शांत हो जाए। तो इसको हम रिस्ट्रेन बोलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है ये। अच्छा अच्छा, तो ये घर में हमें करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप लोग अपने तरीके से करते हैं? हाँ जी, ये मतलब हम अपने तरीके से करते हैं ताकि इससे ना तो पेशेंट को कोई नुकसान हो, ना पेशेंट की वजह से किसी और को नुकसान हो। अच्छा अच्छा। अभी ये जैसे क्योंकि ये मारपीट कर रहे थे तो इसीलिए हम मेनली कल इसीलिए ले आए इनको। तो इसके बिना तो हम घर में मैनेज कर ही रहे थे, तो ठीक था मैम, उसको कंटिन्यू होने देते, या फिर घर पे कब तक मैं मैनेज कर सकती थी इस चीज़ को? हाँ जी, एक ना एक्ट है जो 2017 में लागू किया था, हाँ जी। MHCA एक्ट, जिसको हम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी बोलते हैं। अच्छा। इसके अंदर तीन पॉइंट होते हैं। जैसे पहला होता है सुसाइडल, जिसके अंदर पेशेंट खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। दूसरा अच्छा। होता है होमिसाइडल, जिसमें पेशेंट दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जैसे आपको या फिर किसी और पे भी कुछ भी चीज़ें उठा के फेंक सकता है। तीसरा होता है इसके अंदर अनमैनेजेबल, जो कि पेशेंट मैनेज ही नहीं हो पा रहा है, मतलब ना तो वो आपसे मैनेज हो पा रहा है, ना वो पेशेंट खुद का ही अपना जो गुस्सा है उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहा है। तब इन तीन कारणों की वजह से ही हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। और जैसे कि आप खुद अच्छा बता अच्छा। रहे हो, जब आप पेशेंट को लेकर आए थे तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो हाँ जी, चीज़ें उठा के फेंक रहा था। हाँ जी। इसी कारण हमने पेशेंट को यहाँ पर एडमिट करवाया है। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। तो जैसे मैं आपको शुरू में बताई थी कि मैं इसके इलाज के लिए आई हूँ, तो क्या लगता है मैम इसका इलाज है? मेनिया जैसे आप बता रहे हैं, मेनिया का है इलाज हाँ जी, इसमें प्रॉपर? कुछ दवाइयाँ होती हैं जो चलती हैं, जिनको हम एंटी साइकोटिक या फिर मूड स्टेबलाइजर्स भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं पेशेंट की जिसकी वजह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, केमिकल्स होते हैं जिनके ऊपर नीचे होने की वजह से ही मानसिक रोग होता है। तो उनको बैलेंस करने के लिए ही हम मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। तो इसमें हम मेनिया में हम मेनली हम एंटीसाइकोटिक या फिर मूड स्टेबलाइजर्स देते हैं, जिससे पेशेंट का मूड है वो स्टेबल रहता है। अच्छा अच्छा, तो क्या 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 दवाइयाँ होती हैं मैम इसमें? इसमें बहुत सारी एक दवाइयाँ होती हैं। एक लिथियम करके मैंने सुना है, वो भी इनको मतलब दे सकते हैं इनको? हाँ जी, लिथियम एक बहुत कॉमन दवाई है जो हम देते हैं पेशेंट्स को, उनके मूड को स्टेबल करने के लिए देते हैं। और ये अच्छा। पेशेंट्स को चलती हैं।
और अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कुछ है, तो नहीं, पेशेंट इसमें जब हम लिथियम देते हैं पेशेंट को तो ऐसे उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बस पेशेंट का जो मूड होता है, जब वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल या बहुत ज़्यादा वो मतलब चिड़चिड़ा होता है, तब हम उनको ये दवाइयाँ देते हैं। और इसके कुछ और इंजेक्शंस भी होते हैं, जो पेशेंट को अगर लगता है पेशेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहा है, तो हम उनको कुछ सिडेटिव्स भी देते हैं, जिससे अच्छा, पेशेंट अच्छा। थोड़ा सा शांत हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैम जब ये ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं, आई एम श्योर ये स्ट्रॉन्ग भी होंगी काफ़ी, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी होंगे? नहीं, ऐसा इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। और हम दवाइयों के साथ साथ और भी हम थेरेपीज़ भी करते हैं, जिनसे जो दवाइयाँ हैं हम ज़्यादा डोज में नहीं दें, तो उसके लिए हम कुछ थेरेपीज़ भी करते हैं, जिनको हम साइकोथेरेपीज़ भी बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट से थोड़ी सी बात करके उनकी जो भी नेगेटिव थिंकिंग होती है, जो भी नेगेटिव सोच होती है, जैसे जो भी नकारात्मक सोच होती है, उनको हम पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करते हैं, और जो कि कुछ हद तक हो जाती हैं ठीक। तो हम साइकोथेरेपीज भी देते हैं, जो अलग अलग तरीके से होती है, जो कि हम पेशेंट के बिहाफ पे चेक करते हैं कि पेशेंट को कौन सी थेरेपी चाहिए और किस हद पे चाहिए और कब स्टार्ट करनी है। तब हम ये थेरेपीज भी देते हैं पेशेंट्स को। अच्छा मैम, थेरेपी के अलावा जो आपने दवाइयों को बताया, ये दवाइयाँ कब तक देनी पड़ेंगी इनको? ये दवाई ऐसी नहीं है कि आप 1 दिन दोगे, 2 दिन दोगे, ऐसा नहीं होता। हम जब हॉस्पिटल में भी एडमिट करते हैं पेशेंट को, तो भी हमें 2 हफ्ते तक पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ता है। और ये दवाइयाँ कुछ थोड़े लंबे समय तक चलती ही हैं। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से रोक देंगे, ये थोड़े समय तक चल के इसको धीरे धीरे कम करते हैं, और फिर अगर पेशेंट का मूड अगर लगता है ठीक हो गया है, तब हम उस दवाई को स्टॉप भी कर सकते हैं। और अगर पेशेंट ये दवाई नहीं लेता है, किसी कारण से उसने दवाई की डोज मिस कर दी है या डबल ले ली है, तब भी ये संभावना होती है कि पेशेंट को दोबारा से वो सारे सिम्टम्स आ जाएं। अच्छा, मतलब दोबारा ये फिर हो सकता है दवाई के चलते भी? हाँ जी, वह तभी होता है अगर पेशेंट अपनी दवाई टाइम पे नहीं लेगा। अगर पेशेंट कोई दवाई का डोज मिस कर देगा या फिर दवाई ज़्यादा ले लेगा, अगर जैसे होता है कि सुबह नहीं ली तो शाम को दो गोली ले ली, या फिर 2 दिन नहीं लेके तीसरे दिन ले ली, तो इस कारण भी दोबारा से सिम्टम्स होने के चांसेस होते हैं। तो जैसे हम अभी आप 2 हफ्ते आप बता रहे हैं, 2 हफ्ते बाद जब आप छुट्टी कर देंगे, ये थोड़ा से स्टेबल होपफुली हो ही जाएंगे, तो घर में जाके किन चीज़ों का ध्यान रखना है? एक तो आपने मेडिसिन का मुझे बताया हाँ जी, कि जब बिल्कुल। तक आप नहीं बोलते, आपकी तरफ से नहीं होता, तब तक जितने डोज में आप बोल रहे हो उतने में मैं चालू रखूँगी। इसके अलावा और क्या, किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है जब ये घर पे होंगे? जैसे कि जो हम लक्षण देख रहे हैं, हमें उन्हीं लक्षणों को रोकना है। जैसे कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है किसी भी चीज़ की, तो हमें उसकी डिमांड को कम करना है। ऐसा नहीं है बिल्कुल डिमांड कर, जो वो बोल रहा है उसको पूरा ही नहीं करे, पर उसको कुछ अलग तरीके से करें। अगर वो कुछ गलत डिमांड कर रहा है तो हम उसको अलग तरीके से कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि हमें पेशेंट को जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे काम एक साथ करने के लिए बोल दें, वो नहीं करने देना। पेशेंट को बोलना है कि अगर आप एक काम कर रहे हो तो उसको पहले पूरा करो, उसके बाद कोई और काम करो। फिर और हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को हमें सुलाने की कोशिश, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, रात को गर्म दूध दे सकते हैं, उनको जो पसंद है, जैसे बुक्स पढ़ना पसंद हो तो हम उन्हें बुक्स दे सकते हैं, ताकि उनको नींद थोड़ी अच्छी है। गाने सुन सकते हैं रात को, और थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं, वो थोड़ा सा उनका ध्यान भी डाइवर्ट हो। तो ऐसे हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिनकी वजह से उनको अच्छी नींद आए। और हम क्या कर सकते हैं, हमें पेशेंट की जो डेली रूटीन है उन पे हमें ध्यान देना है कि पेशेंट अपना खुद का काम खुद करे, पर अच्छे से करे। जैसे वो अगर तैयार हो रहा है, वो कपड़े पहन रहा है, तो वो ऐसे कपड़े पहने जो मौसम के हिसाब से भी हो। वो कोई चटक या फिर कोई ऐसे कपड़े ना पहने जो किसी और कोई और देखे तो वो बहुत अजीब लगे। तो हमें उनकी जो भी डेली एक्टिविटी है, नहाना हो गया, उनका जो डेली काम होते हैं, कि वो अगर कुछ ऑफिस का काम कर रहे हैं या फिर अगर उनको खाना बनाना पसंद है, कुछ भी काम है, तो वो अपना काम टाइम पर करें। और अगर पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं और वो उस टाइम पे कोई निर्णय ले रहा है, कोई बड़े डिसीजंस ले रहा है, तो हमें पेशेंट को बोलना है कि अभी मत लो, थोड़ी देर बाद ले लो। जब आपको लगे कि उनकी जो भी सिम्टम्स है थोड़े से कम हुए हैं, तब पेशेंट को बोलना है कि हाँ, अब आप जो भी डिसीजन लेना चाह रहे हो आप ले सकते हो। तो जो भी बड़े डिसीजंस हैं उनको लेने के लिए पेशेंट को मना करना है उस टाइम पे, जब उनको ऐसे कोई भी लक्षण या सिम्टम्स दिख रहे हों। और हमें एक उनको ना रियलिस्टिक गोल देना, उनको एक लक्ष्य ऐसा देना है कि जिसकी वजह से जो भी, अगर वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हो ना, जो भी अगर वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हो, उस टाइम पे हमें पेशेंट को क्या करना है, एक लक्ष्य देना है उनको, हमें एक ऐसा काम देना है जिनको वो अच्छे से पूरा करें।
ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो भी एनर्जी होगी, जो भी उनकी तेज भावना होगी, जो भी उनका व्यवहार होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जो भी उनका लक्ष्य है वो भी वो पूरा करने की कोशिश भी करेंगे अगर आप ऐसा कोई दोगे। जैसे कि इसको हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। अगर हम उनकी मनपसंद चीज़ देके उनसे कोई काम करवाने की कोशिश करोगे तो वो पेशेंट काम अच्छे से करेगा और टाइम पे पूरा करेगा। तो आप ऐसी कुछ दे सकते हो जो उनको पसंद है, जिससे आप उनकी जो भी व्यवहार है उसको बदलाव करने की कोशिश भी कर सकते हो। और पेशेंट का हम ये भी चेक करना है कि उनका किस कारण की वजह से उनका मूड ऐसे एकदम से उनका जो व्यवहार है वो बदल रहा हो। कोई ऐसा कारण होगा या कोई ऐसा समय आएगा छोटा छोटा, तो अगर आप वो देख लोगे, जैसे कि पेशेंट टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते ही उनको एकदम से कोई लड़ाई का सीन दिख गया और एकदम से उसमें एकदम से उनका व्यवहार बदल गया, तो आपको उन सब चीज़ों को हटाना है, मतलब वो अवॉइड करवाना है कि वो ऐसे सीरियल्स या टीवी में प्रोग्राम नहीं देखे जिसमें कोई लड़ाई का हो, या फिर घर में ऐसे कोई लड़ाई का माहौल ना हो कि जिसकी वजह से पेशेंट वो देखकर और उनकी जो भावनाएं हैं, जो भी उनका व्यवहार है वो बदल जाए। तो आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना, जब भी उनके अंदर ऐसी एक्टिविटी, मतलब उनका जो भी बिहेवियर है वो चेंज हो जाए, स्वभाव चेंज हो जाए, तो आपको उस टाइम पे पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है। वो क्या कर सकते हैं, वो खुद को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और अगर वो बहुत ज़्यादा ही उनका जो बिहेवियर है जैसे अभी हुआ है उनका, अगर दोबारा से इतना ज़्यादा हो जाए कि आप उसको नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी है, अपने फैमिली वालों से बात करनी है, और उसके बाद आपको एक बार जो हमारे साइकेट्रिक कंसल्टेंट्स होते हैं उनसे बात करनी है। क्या पता वो आपको ओपीडी में बुला सके या फिर दोबारा से एडमिट होने के लिए बोल सके। आपको और कोई जानकारी चाहिए हो, मीनिया के बारे में पूछना हो? नहीं मैम, एक्चुअली आपने काफ़ी मेरी नॉलेज जो है इसके रिगार्डिंग बढ़ा दी है, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम अब मैं उस चीज़ को मैनेज कर लूँगी अपने भाई को। अगर जैसे इतना ज़्यादा वर्स होगा, या कब मुझे एक आइडिया मिल गया है कि कब मुझे इनको हॉस्पिटल लाना है, और अगर मैं हॉस्पिटल नहीं ला रही हूँ तो घर में भी थोड़ा बहुत मैनेज करने का आइडिया थैंकफुली मुझे मिल गया है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।